गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। इस कोरोना महामारी में घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं। इसी समस्या को हम दूर करने के लिए आपके बीच कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स के पहले अध्याय का हम जो पॉइंट है आज का मेरा, समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उम्मीद करते हैं कि अगर हम जो वीडियो बताएंगे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले आज हम ये जानें, क्योंकि पहला चैप्टर है तो थोड़ा सा ये जान लें कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो हम ये जान रहे हैं कि जिस शास्त्र में, जिस विज्ञान में हम आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। हमने अर्थशास्त्र को एक विज्ञान भी मान लिया है, ठीक है। यानी कि वह शास्त्र जिसमें हम आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं वह अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक समष्टि, एक व्यष्टि। अगर हम साधारण भाषा में समझें तो समष्टि का मतलब सूक्ष्म और व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म और समष्टि का मतलब बृहद। अगर आसान भाषा में समझें तो समष्टि सूक्ष्म, व्यष्टि सूक्ष्म, समष्टि बृहद। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई, हम एक एकाधिकार बाजार का किसी एक फर्म का अध्ययन करते हैं। जबकि अगर समष्टि अर्थशास्त्र में जाएंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश में संपूर्ण लोगों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, सेवा सेक्टर, क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र, बहुत तरह का आर्थिक क्रियाकलाप जो चलता है, संचालित होता है, उस सब का एक साथ अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कर सकते हैं। यानी कि अगर एक और भाषा में समझे तो इसका कंट्रोल, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का कंट्रोल किसी खास व्यक्ति के हाथ में होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। अब हम दोनों का एक परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र की दो शाखाएं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, व्यक्तिगत इकाई का हम अध्ययन करते हैं, ना कि समूह का करते हैं। जैसे हमने एक फर्म का कर लिया, किसी एक व्यक्ति, एक व्यापारी का कर लिया, किसी एक बाजार का कर लिया। यानी सिर्फ इसमें एकाधिकार बाजार से संबंधित जो होगा उसका अध्ययन करेंगे, ना कि समूह का करेंगे। हम किसी समूह का यहाँ नहीं करेंगे। यानी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे तौर पर संचालित व्यापार या किसी व्यक्तिगत इकाई का फर्म, एक व्यक्ति, इस सब का हम अध्ययन करेंगे। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति एक फर्म का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र इसके तुलना बड़ा होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के क्रियाकलाप होता है। उसमें बड़े बड़े हिस्से होते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत ऐसी समस्या का अध्ययन करता है जैसे बेरोजगारी का स्तर, जैसे कि मुद्रास्फीति, रुपया का वैल्यू गिरना, कम होना, राष्ट्र का कुल उत्पादन। यानी ये सभी व्यवस्था जिनका संबंध जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। यानी कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैसे समस्याओं का अध्ययन करते हैं जिसका संबंध क्या होता है, संपूर्ण अर्थशास्त्र से होता है। जैसे कि बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति या राष्ट्र का कुल उत्पादन का अध्ययन करते हैं तो इसका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है, तो इसको हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या था कि हम एक व्यक्ति, एक फर्म का अध्ययन कर रहे थे, एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक समूह का अध्ययन कर रहे हैं। तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंट ये तो हो ही गया। अब अगर हम बात करें टू द पॉइंट में, सबसे पहले आपको परीक्षा में राइट डाउन करना होता है, लिखना होता है। तो आप क्या करें, वीडियो को रोक करके आसानी से आप मेरे जो मैंने बोर्ड पर एक साथ आपको लिख दिया है सारा पॉइंट को, इसको नोट कर लें। और मैंने जो लिखा है वो काफ़ी सटीक भाषा में लिखा है, तो आपको परीक्षा में इसका आंसर लिखने में आसानी होगा और आप लिख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके सबसे पहले समझे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम आसानी से समझेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है।
वो तो हम पहले भी देखें। इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है, एक फर्म एक व्यक्ति का। इसमें क्या होता है, संपूर्ण और बृहद या समग्र आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है, जैसे कि बेरोजगारी का स्तर, क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, कुल उत्पादन, जिसका संबंध पूरे समूचे अर्थव्यवस्था से होता है, समूचे अर्थव्यवस्था से होता है। तो इस सब का अध्ययन क्या आता है, समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी कि ये छोटा ये बड़ा। दूसरा पॉइंट, इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण समस्या जो होता है वो कीमत का निर्धारण करना होता है, कि हम किसी वस्तु का कीमत कितना रखें। जबकि अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में जाएंगे तो इसका समस्या कीमत निर्धारण नहीं होता है, बल्कि इसका समस्या होता है क्या, उत्पादन और रोजगार का निर्धारण कैसे किया जाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और कैसे उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सके। यानी दोनों में समस्या देख लिए। इसमें क्या, इसका मुख्य काम होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत का निर्धारण करना, और इसमें होता है किसका, उत्पादन और रोजगार का निर्धारण करना। यानी इस व्यष्टि में कीमत का निर्धारण करना और समष्टि में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण करना। इसमें जो तथ्य ठीक होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि पूरे समाज के लिए हो। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर कोई तथ्य या कोई सिद्धांत जो लगता है कि ठीक है, तो यह जरूरी नहीं कि ये पूरे समाज के लिए, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति के लिए, जैसे हमको अपने सुविधा के अनुसार हमने किसी वस्तु की कीमत को गिरा लिया है क्योंकि हमको उसमें कम दाम पर कच्चा माल मिला है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उससे संबंधित जो है बाजार में उससे संबंधित वस्तु उसका कीमत सेम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसमें जो तथ्य है, इसमें जो सिद्धांत है, वो ये जरूरी नहीं होता है कि वो पूरे समाज पर लागू होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है समूह का व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। यानी इसके समष्टि अर्थशास्त्र के जो नियम और कानून होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो थ्योरी होते हैं, वो पूरे अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, क्योंकि इसे देश लागू करता है, कोई सरकारें लागू करती है, और ये क्या होता है, व्यक्तिगत स्तर पर लागू होता है। इसमें क्या होता है, कीमत निर्धारण की मान्यता के आधार पर क्या आता है, इसमें कीमत का जो निर्धारण है मान्यताओं के आधार पर क्या आता है, अपना मतलब कि एक मान्यता होता है किसी आधार पे, इसका इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उसके हिसाब से लोग अपना समूह में एक तय कर लेते हैं कि इस सामान का इतना दाम होना चाहिए। जबकि अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में जाएंगे तो इसमें मान्यता का कोई अहमियत नहीं होता है, इसमें रूढ़िवादी भावनाओं का कोई अहमियत नहीं होता है। इसमें उत्पादन का स्तर और समूह में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन के आधार पर किसी कीमत का निर्धारण होता है। यानी कि उत्पादन का स्तर क्या है और समूह में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के आधार पर किसी वस्तु के कीमत का निर्धारण होता है। यानी देखिए दोनों में, इसमें कीमत का निर्धारण मान्यताओं के आधार पर होता है, इसमें उत्पादन के स्तर और समूह के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। दोनों में अंतर समझ गए। इसमें कहता है इसका उद्देश्य साधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांत और समस्या और नीतियों का अध्ययन करना होता है। ये क्या करते हैं, साधन का कुशल बंटवारा करते हैं और समस्याओं का जो समस्या आता है उसका नीतियों का अध्ययन करते हैं, और ये क्या करेंगे, बनाएंगे नीति। इसमें इसका उद्देश्य साधन को पूर्ण रोजगार और उसके विकास से संबंधित सिद्धांत और समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करवाना होता है। और इसका यानी कि कुल मिला के ये क्या करता है, साधन के पूर्ण रोजगार का स्तर और उसके विकास से संबंधित सिद्धांत और समस्याओं की नीतियों का अध्ययन करना होता है। यानी कि दोनों में अगर हम एग्जाम्पल समझें तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बंटवारा, और इसका उद्देश्य क्या होता है, विकास संबंधित नीति। यानी ये क्या करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति तक क्या करता है, जो सिद्धांत और नीति होता है उसको पहुंचा देता है, जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है, रोजगार सृजन करना, विकास करना, उसके लिए नीतियां बनाना। ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र में होता है। यानी कि एग्जाम्पल से समझे तो इसका अध्ययन करना होता है और इसका नियम बनाना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र में नियम बनाया जाता है और यहाँ नियम को लागू करवाया जाता है। इसका विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है। समष्टि अर्थशास्त्र छोटा होता है तो इसका, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति एक फर्म का अध्ययन करता है, और ये जो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उल्टा बोल रहे हैं हम, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ये अपेक्षाकृत छोटा होता है जिसका अध्ययन करना सरल होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो बड़ा होता है क्योंकि इसमें पूरे देश का अध्ययन करना होता है, इसलिए वो अपेक्षाकृत अत्यंत जटिल भी होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे फर्म, सरकार के व्यवहार, बहुत सारी नीतियों का अध्ययन करना होता है, इसलिए अपेक्षाकृत थोड़ा वो कठिन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मांग और पूर्ति को रिहाई करना होता है। ये मांग और पूर्ति पर चलता है, मांग और पूर्ति के नियम को हम आगे जानेंगे। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है,
मांग और पूर्ति, मांग क्या है उसका हम कैसे बाज़ार में सप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी किसी वस्तु का, मान चलिए कि कोई सब्जी है, तो उसका मार्केट में मांग क्या है, मांग के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको सप्लाई करता है, उसकी पूर्ति करता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति करना है। यानी पूरे देश के समग्र मांग और समग्र पूर्ति पर इसका ध्यान केंद्रित करना होता है। यानी कि अगर मोटे तौर पे समझे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम छोटे इकाई, छोटे फर्म का अध्ययन करते हैं, उसमें बड़े। ये क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है मान्यता के आधार पर, ये कीमत का निर्धारण करता है उत्पादन के स्तर और समूह के व्यवहार के आधार पर। इस तरह से देखते हैं कि इसका अध्ययन करना तो आसान है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना मुश्किल है। और समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में मतलब बहुत का फर्क है, क्योंकि छोटी इकाई होता है, ये बड़े करता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अंत में एक अपील करेंगे कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड महामारी चल रहा है। अच्छे से रहेंगे तो ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आगे आने वाले समय आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।